Assalamu alaikum. Hopefully you are fine. So the topic is IS 16, the revaluation. For those students who have missed the class, sorry for being late. So this video is for GIFT University students, but anyone who can benefit from it is most welcome. Okay, so let's moving on. IS 16 we already know, but ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपका जो मैचिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है, मैचिंग कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली डेप्रिसिएशन बेस करती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं उसको उस ईयर में रिकॉर्ड करें जिस ईयर में वो इनकर होते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। जो अमाउंट आपने यूज़ कर लिया है एसेट की, उसको हम एसेट की वैल्यू में से माइनस करते हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसको बेसिकली एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये है कि आपके एसेट्स की वैल्यू ओवरस्टेट नहीं करनी चाहिए, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसी पे ही अपने एसेट को रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस कर देते हैं एसेट की वैल्यू में से, ताकि उसकी हमारे पास एक्चुअल वैल्यू शो हो जाए। ये है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्रो रेटा बेसिस में जो है वो वही बेसिस है कि हम जब डेप्रिसिएशन को मंथ्स में डिवाइड करते हैं, लेट्स से कि 2 मंथ्स यूज़ किया तो 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होती है एक साल में, तो फिर उसके मुताबिक उसको हम प्रो रेटा बेसिस कहते हैं। तो उसके बाद फर्दर हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, वो है क्विकली है ये वाला पॉइंट। अब ये डेप्रिशिएबल अमाउंट कौन सी अमाउंट होती है? बेसिकली ये वो अमाउंट होती है, बेसिकली ये स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मींस आपकी जो एसेट की वैल्यू है उसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हैं, वो आपके पास डेप्रिशिएटेड अमाउंट आती है। अब होता ये है कि आपके जो मेथड है, हमने दो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, द सेकंड वन इज रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो दीज आर द टू मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड। अब होता है ये है कि आप एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको चेंज करके आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ पॉसिबल। लेकिन अब उसमें ये अगर आप एक मेथड को चेंज कर रहे हैं दूसरे मेथड पे, तो फिर यूज़फुल लाइफ जो है उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि अब हम डेप्रिसिएशन क्या चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे। अब जाहिर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक 5 इयर्स एक एसेट की यूज़फुल लाइफ है, शुरू से अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करें, आफ्टर 2 इयर्स यूज़ करने के बाद आप कहते हैं मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है, तो 5 इयर्स उसकी लाइफ है, यूज़फुल लाइफ 2 इयर्स गुजर गए हैं। अब पहले आप रिड्यूसिंग बैलेंस, पहले 2 सालों में रिड्यूसिंग बैलेंस यूज़ किया है, तो बाकी 3 सालों में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है। अब उसमें डेफिनेटली यही होगा कि आप बेसिकली, ये आपके सामने मैं एग्जांपल रख देता हूँ। लेट्स से कि एक आपका एसेट है, आप इसको कर देते हैं, यस, आपका एसेट है, लेट्स से कि उसकी वैल्यू है, यूज़फुल लाइफ है 5 इयर्स। अब 2 इयर्स आपने बेसिकली क्या किया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ किया। अब 2 इयर्स के बाद अब आपको जो जब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है, थर्ड ईयर जब स्टार्ट हुआ है, तो आपने कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब ये वाला मेथड जब आप यूज़ करेंगे तो इस थर्ड ईयर के स्टार्ट पे, ठीक है, स्टार्ट पे आपने अपना मेथड चेंज कर दिया। अब जाहिर है कि आप इसकी यूज़फुल लाइफ, जब आप इस मेथड को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ है वो 3 इयर्स हो जाएगी। ठीक है, सॉरी फॉर द राइटिंग, ये कि इसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज, अब 5 इयर्स में से 2 इयर्स रिड्यूसिंग बैलेंस है, बाकी के 3 इयर्स आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। अब हम जो फार्मूला यूज़ करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड का, वो क्या था बेसिकली, आपका कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड करेंगे यूज़फुल लाइफ से। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मेथड वाला फार्मूला था। लेकिन हम क्या करेंगे बेसिकली इसमें, हम इसमें ये करेंगे कि अब आप इस पॉइंट पे हम देखेंगे उसकी रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कितनी है। रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ है 3 इयर्स, उसको मैं डिवाइड करूंगा 3 इयर्स से। यहाँ पे आएगी उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट या कैरिंग वैल्यू। ठीक है, ये कैसे आती है, ये हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करते हैं आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मींस टोटल डेप्रिसिएशन आप करते हैं। तो इस तरह मैं इस पॉइंट पे अगर जब भी मेथड चेंज करेंगे तो हम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की बेस पे अपना जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये है बेसिकली इस वाले स्लाइड में ये बताया गया सब कुछ।
अब यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, वो कह रहा है कि एन एसेट कॉस्ट 100,000 and has an expected useful life of 10 years. The purchaser intends to use the asset for 6 years, at which the point the expected residual value is this. What is depreciable amount? ये तो सॉरी depreciable amount है. depreciable amount क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं. अब नेक्स्ट है, आप जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जब आपकी यूजफुल लाइफ रिमेनिंग रह जाएगी, तो मतलब आप जब मेथड को चेंज करेंगे आपकी, फिर हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, हम ये यूज़ करेंगे. क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी. एक और ये भी पॉइंट है कि आप हर साल यूजफुल लाइफ को रिव्यू करेंगे कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है. तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने जब आपने एसेट को परचेज किया, आपने सोचा कि इसकी यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, लेकिन लेट्स से कि आफ्टर 2 इयर्स आपने देखा कि उसकी यूजफुल लाइफ अब 10 इयर्स नहीं है, वो लेट्स से 15 इयर्स हो गई, यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है. आपकी यूजफुल लाइफ कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए, तो फिर हम ये वाला मेथड, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर आप मेथड चेंज कर रहे हैं तो फिर भी आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अगर रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है. एनीवेज फर्दर मूविंग ऑन, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको उससे बेहतर समझ आएगी. ओके, सो यू हैव जस्ट 1 मिनट, तो इसको जरा गो थ्रू करें. जी, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एन एसेट वाज परचेज्ड फॉर $100,000 on 1st of January 2015 and straight line depreciation of 20,000 per annum is being charged. 5-year life, no residual value. ठीक है, 5 ईयर लाइफ मीन्स के आपकी यूजफुल लाइफ जो है बेसिकली 5 ईयर्स है. जब उस 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ है तो 100,000 आपकी वो कॉस्ट ऑफ एसेट है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस 0 को डिवाइड किया मैंने यूजफुल लाइफ 5 से, तो मेरे पास 20,000 डेप्रिसिएशन आएगा. स्ट्रेट लाइन मेथड है. द एनुअल रिव्यू ऑफ एसेट लाइफ इज अंडरटेकन फॉर दिस पर्टिकुलर एसेट. द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज एट 1st of January 2017 इज 8 ईयर्स. ठीक है, अब आप देखें कि 1st of January 2017 पे उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई है 8 ईयर्स. वो आपसे कह रहा है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर ended 31st of December 2017 are being prepared. What is the depreciation charge for the year ended 31st of December 2017? अब इसको आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ, आपको जरा थोड़ा सा क्लियर होगा. ये आपके सामने ये आ गया. अच्छा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ. देयर यू गो. थोड़ा सा इसको हम ऐसे भी कर देते हैं, मूव कर देते हैं ऐसे. जी, अब इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया होगा. क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये कह रहा है कि जब हम 1st of January 2015 पे हमने जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो कॉस्ट थी 100,000. स्ट्रेट लाइन मेथड वाला फार्मूला वो ये, रेजिडुअल वैल्यू उसकी 0 है, यूजफुल लाइफ उसने 5 दी हुई, तो उस बेसिस पे उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें 20,000. अब 1st of January यानी कि 2015 में उसकी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई, 20,000. 2016 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, 20,000. अब वो कह रहा है कि अब देखें 5 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, 5 इयर्स. अब 5 इयर्स में से उसके 1 and 2 इयर्स उसके यूज हो गए, बाकी उसकी यूजफुल लाइफ कितनी रह गई, 3. लेकिन उसने क्या किया, 3 इयर्स बाकी रह गई है. लेकिन उसने क्या किया, 1st of January 2017 पे उसने रिव्यू किया यूजफुल लाइफ को. उसने देखा कि मेरी यूजफुल लाइफ 3 इयर्स नहीं है, वो अब 8 इयर्स हो गई, यानी कि यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है. अब जब भी आपकी यूजफुल लाइफ चेंज होगी तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है. फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है अभी हमने पढ़ा है, ये वाला फार्मूला है यहाँ पे, ये वाला. ये क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट. आपकी कैरिंग वैल्यू को मैं डिवाइड करूंगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से. ठीक है, अब कैरिंग वैल्यू कैसे आता है, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया. कैरिंग वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. हमारे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 100,000, और 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन में चार्ज करें 2015 की और 16 की. ठीक है, और 2015 की और 16 की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, इसको हम जैसे देखें 2015 की 20,000 थी और 2016 की भी 20,000 थी. ठीक है, इन दोनों डेप्रिसिएशंस को हम ऐड करता हूँ 40,000. अब कैरिंग वैल्यू मेरे पास आ गई 60,000. अब ये हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं 1st of January 2017 पे. अब इस पे अब ये तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू हो गई, इसको मैं डिवाइड करूंगा. फार्मूले में मेरे पास क्या आ रहा है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ
इस 1 जनवरी 2007 की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है आपकी? 8 ईयर्स। इसको मैं डिवाइड करूंगा 8 ईयर्स। तो अब आपकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट होगी पर ईयर यूजिंग द स्टेटमेंट मेथड, आपकी 1 जनवरी 2017 में जो आपकी डेप्रिसिएशन आएगी उसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगी आपकी 60,000, आपकी डेप्रिसिएशन आएगी 7500, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये है बेसिकली आपसे कह रहा है कि इसको हम जब भी आपका यूजफुल लाइफ चेंज होगी तो हम इस तरह फार्मूला यूज करेंगे और हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। सो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो लेटर ऑन। ये सोल्यूशन यहाँ पे गिवन भी है, तो ये सारा वही सोल्यूशन अवेलेबल है आपके पास इस वाले स्लाइड में। मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल। अब आप कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि आपके बेसिकली मैं क्विकली इसलिए करूँ कि वीडियो छोटी सी छोटी बने। अब जो ओवरहॉल होता है कि मेजर चेंजेस इन एसेट, जो आप अपने एसेट में मेजर चेंजेस करवाते हैं तो उसको हम ओवरहॉल कहते हैं। और जो कम्प्लेक्स एसेट्स होते हैं उसमें हम ये ओवरहॉल का मतलब होता है उसको इम्प्रूव करवाना, ठीक है, या मेजर इंस्पेक्शन करवाना। इंस्पेक्शन ये कि जैसे आपने किसी जगह पे माइनिंग करनी है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी पहले इंस्पेक्शन करवाएंगे। वो एक ही दफ़ा ही होगी जब वो माइनिंग होनी होगी या माइनिंग करने लगे होंगे, तो फिर वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह के जो आपके मेजर जो एक्सपेंसेस होते हैं, मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉल वो होती है। जैसे आपकी जो एरोप्लेन है वो एक कम्प्लेक्स एसेट है, उसमें कोई भी अगर आप उसका पार्ट चेंज करते हैं तो उसकी एक काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरता है। ये नहीं कि अगर सीट्स चेंज करवाई हैं फॉर एग्जांपल आपने वो सिर्फ 2-3 महीने निकालेंगी। सीट्स जो आमतौर पे आपको पता है कि वो हो सकता है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स निकाल लें। तो ये होता है ओवरहॉल, मेजर इंप्रूवमेंट, ठीक है। ओवरहॉल मीन्स इंप्रूवमेंट। अब अगर वो ओवरहॉल होती है तो फिर उसमें बेसिकली IAS 16 ये कहता है अगर आप किसी एसेट में ओवरहॉल करते हैं, उसका कोई एक पार्ट इंप्रूव करते हैं, तो उसमें उसकी जो अपने पार्ट की यूजफुल लाइफ है उसके मुताबिक उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं इसको। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको यू हैव जस्ट 1 मिनट टू रीड आउट दिस एग्जांपल। अच्छा, वो आपसे कह रहा है कि an entity purchases an overcraft that has an expected useful life of 20 years, fine, with no residual value. The aeroplane requires substantial overhaul stretches being बहुत ज़्यादा at the end of year 5, 10 and 15, यानी कि हर 5 साल के बाद आप उसको ओवरहॉल करवानी पड़ती है, ठीक है। जैसे 5 ईयर्स गुजरेंगे, ओवरहॉल करवाएंगे यानी कि इम्प्रूव करवाएंगे एसेट को, फिर अगले 5 साल वो निकालेगा। फिर 5 साल गुजरेंगे तो फिर अगले 5 साल निकालने के लिए आपको 5 साल के शुरू में वो ओवरहॉल करवाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स। द एयरक्राफ्ट कॉस्ट 25 million and 5 million of this figure is estimated to be attributable to the economic benefits that are restored by the overhauls, ठीक है। अब इसमें से 25 मिलियन की वो करता है, 25 मिलियन की बेसिकली वो कर रहा है, लेकिन उस 25 मिलियन में द एयरक्राफ्ट कॉस्ट 25 मिलियन, 5 मिलियन ऑफ दिस फिगर, इस 25 मिलियन में से 5 मिलियन जो है वो ओवरहॉल पे स्पेंड हो रहा है। ये इस लाइन का ये मतलब है। इन ईयर 6 यानी कि ईयर 6 से उसकी ओवरहॉल की कॉस्ट कितनी होगी? ये है 6 मिलियन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ईयर 1 टू ईयर 5 में, एक ज़रा इसको मैं ज़रा यहाँ पे आपको ज़रा मज़ीद थोड़े से लिख के समझाऊँ ताकि आपको इसकी सही तरह समझ आए। लेट मी डू इट लाइक दिस वे। हियर आई हैव स्पेस, नाउ लेट्स डू इट। ओके, अच्छा, इसमें हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है आई होप यू हैव दिस स्लाइड, सो लेट मी जूम इट इन इफ आई कैन डू इट नाउ मच बेटर। Yes, hopefully you can see it better now. The answer should be yes. Okay, moving on. What do we have here? What I've done? There you go. Okay. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईयर 1 आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है 20 मिलियन। अब 5 मिलियन जो है आप ईयर 1 से ईयर 5 तक आपका 5 मिलियन लगता है ओवरहॉल पे, ये कह रहे हैं बेसिकली। ईयर 6 जो है, फ्रॉम ईयर 6 आपका जो ओवरहॉल है
Sorry about my writing again, so I'm very embarrassed when I write it, but I'm trying to improve it, but I'm still trying. Okay, now ईयर 1 to ईयर 5 में मेरे ओवरहॉल की कॉस्ट है 5 मिलियन। अब फ्रॉम ईयर 6 जो है मेरे ओवरहॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6 मिलियन, ठीक है। और जो है ये ईयर 6 से मैं ये स्पेंड करूंगा। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर्स 1 to 5 एंड ईयर 6 to 10। अब यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है। सबसे पहले तो जो आपका एसेट है उसकी तो हमारी कॉस्ट वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो हमारी क्या कॉस्ट होगी, वो कह रहा है कि ईयर 1 से ईयर 5 डेप्रिसिएशन की अमाउंट में कैलकुलेट करूंगा एसेट की, वो हमारी सिंपल है 20 मिलियन मेरे एसेट की कॉस्ट है माइनस 0 रेजिडुअल वैल्यू। उसकी यूजफुल लाइफ हमें गिवन है 20 ईयर्स, ठीक है। उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 1, ठीक है। ये हमारी, इसमें कहीं भी वो ये नहीं कह रहा कि यूजफुल लाइफ चेंज हो गई, तो हर साल जो है इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी 1। तो ईयर 1 to ईयर 5 जो है ये तो मेरी डेप्रिसिएशन आ गई, सिंपल डेप्रिसिएशन ऑन एयरक्राफ्ट, ये तो हमारी सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी 1 मिलियन डॉलर्स मिलियन मीन्स की ये फिगर 1 मिलियन की है। अब ये जो ओवरहॉल है, ओवरहॉल पे 5 मिलियन स्पेंड करा है, 16 ये कह रहा है कि इसको आप बेसिकली इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं यूजफुल लाइफ पे। अब इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर्स। 5 मिलियन आप स्पेंड करेंगे ईयर 1 के स्टार्ट में तो वो 5 साल निकालेगा, ठीक है। ईयर 6 पे के शुरू में 6 मिलियन स्पेंड करें, वो अगले 5 साल निकालेगा, यानी कि ईयर 6 से लेके ईयर 10 तक, ठीक है। ये बेसिकली कह रहा है, तो ये अभी हमने पहले डिस्कस किया। अब इसको हम क्या करेंगे, ओवरहॉल की भी हम इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ मेजर कैसे है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल का उसने वर्ड यूज किया है। सब्सटेंशियल मींस मेजर, अगर ये मेजर ना हो तो फिर आप इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे, दैट्स व्हाट इट मींस। अब इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 मिलियन कॉस्ट है, उसको यूजफुल लाइफ कितनी है 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो 2 मिलियन ईयर 1 से ईयर 5 में स्पेंड होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं फर्दर, हमारा ईयर 6 to 10 हमारी एयरक्राफ्ट की जो डेप्रिसिएशन है वो तो हमारी वही रहेगी, वो है आपकी 1 मिलियन, वो तो हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, ओवरहॉल की कॉस्ट हमारी ईयर 6 से ईयर 10 में हमारी ये जो ओवरहॉल की कॉस्ट है वो हो जाएगी 6, इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 पे, 5 है यूजफुल लाइफ, तो आपके पास ये आ जाएगी 1.2। तो आपकी जो ईयर 6 से ईयर 10 तक है वो 2.2 मिलियन आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। यहाँ पे सोल्यूशन हुई ये गिवन है, इसको पढ़ें, इसको देखें। तो सबसे पहले ज़रा काइंडली अपने फेलो से डिस्कस करें, अगर उनसे भी समझ नहीं आती देन प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल बी अवेलेबल 24/7 इंशाल्लाह। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहॉल इन द डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट। ओके, होपफुली यू हैव, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इस पॉइंट को दोबारा वापस जाएं, दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। 2-3 दफ़ा इसको सुने तो आपको समझ आ जाएगी। डोंट वरी इफ यू डोंट गेट इट द फर्स्ट टाइम, if you get it then that's fine. Okay, so now the next topic is revaluation model. Revaluation model क्या है, basically यहाँ पे we have discussed the two models, that there are two models exist in IAS 16, so there you go. अब यहाँ पे आप जब एसेट को बाय कर लेते हैं, बाय करने तक तो हमारे पास एक ही तरह का तरीका है कि हमने किस किस अमाउंट को अपने एसेट की वैल्यू में ऐड करना है। उसके बाद आपके पास 2 मॉडल्स हैं, एक कॉस्ट मॉडल है जिसपे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एक आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है, आप डेप्रिसिएशन तो दोनों में ही चार्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि हम बेसिकली कॉस्ट मॉडल में, मैं आपको लिख के समझाता हूँ ज़रा, आपको बेहतर समझ आएगी। जस्ट 1 मिनट, I have the point here to discuss. Moving on to the next part. There you go. बेसिकली हो ये रहा है कि आप क्या करते हैं, आप एक एसेट परचेज किया आपने, इनिशियल रिकग्निशन हो गई आपकी, ये इनिशियल रिकग्निशन है, ठीक है। इनिशियल रिकग्निशन के बाद एसेट यूजेज, एसेट यूज जब आप करेंगे, अब इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल में, हम कॉस्ट ऑफ एसेट को यूज करते हैं, यानी कि परचेज प्राइस को, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप रिवैल्यूएशन पे आएंगे, एक है दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल,
इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उसकी जो एसेट की जो फेयर वैल्यू है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू हम मार्केट वैल्यू को देखते रहते हैं, उसके मुताबिक अपनी जो है एसेट की प्राइस को चेंज करते रहते हैं। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन इन दोनों मेथड्स में यूज़ होगी। डेप्रिसिएशन चाहे आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करें, चाहे आप रिड्यूसिंग बैलेंस यूज़ करें, वो दोनों में ही यूज़ होगी, वो चेंज नहीं होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डेप्रिसिएशन, इस वाले पॉइंट में डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते थे कॉस्ट ऑफ एसेट पे, इसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फेयर वैल्यू पे। ये इसके फ़र्क है बेसिकली। ठीक है, फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। सो लेट्स गो डाउन हियर। Revaluation, where are you? Where is revaluation? Here you go. अब रिवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या करते हैं, हम हर साल जो है डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन की वैल्यू को देखते हैं, फिर उसको हम अपनी जो है मतलब हर साल उससे देखते हैं कि हमारी जो कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं। हम हर साल देखते हैं कि जो हमारी कैरिंग अमाउंट है वो रीवैल्यू जो फेयर वैल्यू की अमाउंट है, जो फेयर वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू की अमाउंट है उससे डिफरेंट तो नहीं है। अगर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो फिर तो हम अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से चेंज कर देते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम फिर अपनी जो कैरिंग अमाउंट है उसी को ही आगे लेके चलेंगे। ये बेसिकली है आपका रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, अब एक और इसको पॉइंट से आपको बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू है 100,000, आपने फेयर वैल्यू देखी मार्केट में वो आ रही है 200,000। बेसिकली क्या हो गया, आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मोर देन ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस है। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट 100% डिफरेंस है, बेसिकली नॉट 50%, 100% डिफरेंस है। अब आपका ये जो डिफरेंस है, मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कैरिंग अमाउंट को कट करूँगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और अपने एसेट की वैल्यू को चेंज कर दूंगा फेयर वैल्यू पे। दिस इज एक्चुअली फेयर वैल्यू मॉडल। अब जब बेसिकली आप देखिए मेरे पास एसेट की वैल्यू कितनी है, 100,000, मेरी एसेट की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई है, 100,000 से इंक्रीज हो गई है। तो ये जो 100,000 से आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसको मैं क्या कहूँगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू फेयर वैल्यू तो फिर आपको सरप्लस होता है, मींस आपको फायदा होता है, रिवैल्यूएशन की वजह से सरप्लस हो रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपको आपके एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है, कैरिंग वैल्यू 100,000 है लेकिन मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू आपकी है 50,000 है, आपको फिर जाहिर है अपने एसेट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, तो फिर आपको रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है। अब इसमें हम, ये है आपका रिवैल्यूएशन मॉडल। फर्दर आपके इस पे राइटिंग में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, जस्ट दिस इज द सेम व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। नाउ मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे थ्रू द क्वेश्चन। अब ये डिफरेंट एंट्रीज है। एंट्रीज क्या है कि आपने एसेट की वैल्यू को, अगर आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है, अगर आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है मींस अगर आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फिर हम ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपने एसेट की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। उस पॉइंट पे जितनी भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको हम रिमूव कर देंगे, जिस पॉइंट पे आप एसेट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपको सरप्लस आएगा उसको हम बेसिकली अपने पास रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली अदर कंप्रिहेंसिव इनकम सरप्लस आपका क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे आ जाएगी, और नॉन करंट एसेट मींस एसेट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये किस बेसिस पे हो रहा है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ, उस बेसिस पे मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आपने इसको फॉर जीत यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो मैं करता हूँ डेबिट डेप्रिसिएशन और क्रेडिट करूँगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये होती है आपकी डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री। ये आपके एक्सपेंस में चला जाता है और ये आपके एसेट की वैल्यू में से माइनस हो जाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट, जैसे हम कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी अमाउंट आएगी इसको मैं बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये जो आपके पास आती है कैरिंग वैल्यू। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट मेरे पास अकाउंट बना होता है,
लाइक लेजर बना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या रनिंग बैलेंस बना होता है अगर आपने इस तरह पढ़ा हुआ डेबिट और क्रेडिट, ये सेपरेट बना होता है। इस पर मैं सारी की सारी अपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। तो मेरे पास एट द एंड ऑफ ईच ईयर इस पे टोटल बैलेंस आता है कि मैं अब तक कितनी डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट कर चुका हूँ। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है अपनी एसेट में से मैं माइनस करता हूँ, अब ये क्रेडिट मैं इस सेंस में करता हूँ कि मेरे एसेट की वैल्यू को ये कम करती है। दिस इज काइंड ऑफ प्रोविजन, इसको मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहता हूँ। इसको मैं बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन जब इंक्रीज होती है तो फिर वो क्रेडिट होती है, जब ये डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जब इंक्रीज होते थे तो वो क्रेडिट होते थे, जब डिक्रीज होते थे तो वो डेबिट होते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली एंट्री है। तो जब भी मैं बेसिकली क्या करूँगा, जब मैं अपने एसेट की वैल्यू को चेंज करूँगा तो फिर मैं जाहिर है अगर उस पॉइंट पे मैं सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ख़त्म कर दूंगा, वो क्रेडिट करूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस को, बिकॉज ये आपकी इनकम हो रही है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। इसको अब मैं मजीद अगर डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी, मेरी कैरिंग वैल्यू है लेट से 100,000, फिर वैल्यू मेरे पास आ रही है 200,000। आपके एसेट की वैल्यू फिर वैल्यू ये रिवैल्यूएशन मॉडल में सिर्फ होगा आगे। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपने एसेट की वैल्यू को 100,000 से 200,000 पे लेके आऊँगा। ठीक है, अब इसको 100,000 से 200,000 पे लेके जाने के लिए ये कैरिंग वैल्यू हो गया। दिस इज कैरिंग वैल्यू। सबसे पहले मैं एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा कितने से, 100,000 से, ताकि मेरी वैल्यू जो है 200,000 के इक्वल आ जाए। एसेट मेरा इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट आपका डेबिट होता है, डेबिट हो जाएगा। डेबिट में जिस पे जितनी भी डेप्रिसिएशन पहले चार्ज की हुई है उसको मैं डेबिट कर दूंगा, मीन्स उसको मैं ख़त्म कर दूंगा अपने अकाउंट से, आई डोंट नीड इट एनी मोर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्रेडिट करूंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस से। इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस से मैं क्रेडिट कर दूंगा। ये आपकी इनकम है, इस वजह से ये आपका 100,000 क्रेडिट हो जाएगा। जी, ये था आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला टॉपिक। फर्दर अब आए, ये आपके सामने स्टेप्स भी हैं, ये एक एग्जांपल है आपके साथ। ठीक है, इसको आप करिएगा, इसका सोल्यूशन भी है, इसको करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछिएगा। बस एक पॉइंट इसमें रह के आया, वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। वो क्या पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस इट हियर। एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट ये है कि आपको पता है कि आप बेसिकली चाहे कॉस्ट मॉडल हो, चाहे आपका रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कॉस्ट मॉडल में भी और रिवैल्यूएशन मॉडल में, दोनों में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब आप अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं तो साथ साथ आपको कॉस्ट मॉडल की भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट इट मींस। अब होता ये है, लेट्स से कि आपने एक एसेट परचेज किया, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट्स से वो आ रही है हर साल 20,000। ठीक है, आपने जिस पॉइंट पे रिवैल्यूएशन मॉडल, यानी कि उसको रिवैल्यूएशन मॉडल, दूसरे पॉइंट पे आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हुए आपके पास डेप्रिसिएशन आ रही है लेट्स से 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट मॉडल में आपके पास डेप्रिसिएशन कम है, रिवैल्यूएशन मॉडल में आपके पास डेप्रिसिएशन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल में आपके पास डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा आ रही है, जितनी ज्यादा आ रही है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,000, तो यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, इस अमाउंट को मैं अपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में से मैं माइनस करूंगा, यानी कि इस अमाउंट को रिवैल्यूएशन सरप्लस में से निकालूंगा। अगर मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है फॉर एग्जांपल 100,000, मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, आपके एसेट की वैल्यू जितनी इंक्रीज होती है उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके ऐड करते हैं। इस एडिशनल डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकालूंगा,
और इसको मैं अपने SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज अ इनकम रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है। अब इसमें से जब निकालूंगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस निकाला जाएगा 90,000। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपकी कैलकुलेट हुई है, इसको हम कहते हैं कि ये रियलाइज हो गया है रिवैल्यूएशन सरप्लस। दैट्स व्हाट इट मींस। अब ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस रियलाइज का मतलब क्या है, ये जो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस आपने अपने पास रिकॉर्ड किया है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एस्टिमेट है। अभी एक्चुअली मार्केट में तो आपने एसेट सेल नहीं किया, ये आपने अपने पास वैल्यू इंक्रीज कर दी है। अभी ये आपकी वैल्यू जो है एसेट की बुक्स में इंक्रीज की है, एक्चुअली अभी ये एसेट सेल नहीं हुआ। तो जो जितनी एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो इसको हम कहते हैं ये आपका सरप्लस रियलाइज हो गया। इसको आप करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये एक पॉइंट था। इस क्वेश्चन को करके तो जो कोई आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे डिस्कस करिएगा। ये थोड़ी सी आपको मैं आप पे छोड़ा, इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब ये था आपका रिवॉल्यूशन मॉडल और जो कुछ पॉइंट्स जो आई 16 के रहते थे। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफिज़। विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट आस्क मी and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Bye for now.